और तुम सफ़ीर, लैरैब की जानिब उंगली किए बोला। लैरैब कांच सी काली आंखें खोले उसे देखने लगी। आइंदा मुंह उठाकर कहीं ना चल पड़ना, इनहेलर साथ लेकर जाना। हर बार कोई तुम्हें मौत से बचाने नहीं आएगा। वो गुस्से से कहता है, गुस्सीली नज़र अमान पर डाले बिना कुछ सुने हिबा का हाथ पकड़े आगे बढ़ चुका था। एंजल, सफ़ीर को गुस्से में ज़्यादा देख लैरैब सफ़ीर को देखते उसे पुकार बैठी थी और वो कान लिपेटे हिबा को लिए आगे बढ़ रहा था, जबकि हिबा ने नज़र घुमाकर इस लड़की को देखा जिसकी आंखें नम हो गई थी। उसे अभी लैरैब की मेंटली कंडीशन के बारे में नहीं पता था। एंजल लफ्ज़ सुनकर भी उसने इग्नोर किया। चले गुड़िया, मैंने आपको कहा था कि वहाँ से नहीं हिलना, फिर अब आप क्यों गई थी? मुझे खेलना था, मुझे स्विमिंग भी करनी थी। वो ज़िद्दी अंदाज में बोली, लेकिन अमान ज़्यादा नहीं डांट सकता था। शुक्र था इस लड़के ने इसके लिए उसे बचा लिया था। उसे इस अनजान लड़के को मारने पर भी थोड़ा अफसोस हुआ। शोर की वजह से कमरे से बाहर निकली थी। काले रंग का लंबा फ्रॉक, लंबे काले बाल खुले छोड़े थे। कमरे से बाहर निकल कर देखा जहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे और सामने अपने जैसी एक लड़की बैठी नजर आई जो रो रही थी। वो नज़र झुकाई हुई थी। चंदा चलती हुई अजीब नज़रों से इस लड़की की तरफ बढ़ने लगी। जब चंदा ने इस लड़की के पैरों की तरफ देखा जहाँ से आग निकल रही थी, जो देखते देखते उस लड़की के पूरे वजूद में लग चुकी थी, उस लड़की की चीखें पूरे हाल में गूंजी थी। आसपास बैठे आदमी उसे बचा नहीं पाए थे। चंदा ने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। अचानक एक लड़का आया जिसका चेहरा चंदा को वाज़ेह नज़र नहीं आया था। इस लड़के ने एक बड़ी सी सफ़ेद चादर उस लड़की के जलते जिस्म पर डाली, जिससे उस लड़की की चीखें एकदम बंद हो गईं और आसपास के लोग गायब हो चुके थे। चंदा ने इस लड़की को हैरानगी से देखा। इस लड़के ने मुस्कुराकर इस लड़की की तरफ देखा। चंदा ने आगे जाकर इस लड़के का चेहरा देखने के लिए, जिसने उस लड़की को बचाया था, वो उसका चेहरा देखती कि उसकी आंख खुल गई। चंदा ने उठकर गहरी सांस लेने के लिए गहरी सांस ली। देखा माथे पर पसीना आया हुआ था। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई कमरे में नहीं था। वो बेड पे बैठी अपने ख्वाब के मुतालिक सोच रही थी कि कौन था वो लड़का, लेकिन कोई सिरा उसके हाथ नहीं लगा था। अभी चंदा अपने ख्वाब के बारे में सोच रही थी कि इतने में कंगना बाई और साथ में कुछ लड़कियां उसके कमरे में आई। चंदा, सेठ आया है, कहता है तेरे साथ एक रात। अभी उससे पहले कंगना कुछ कहती, चंदा गुस्से से उठ बैठी। मैंने कितनी दफ़ा कहा है कंगना कि मेरे सामने इस तरह मिन्नतें ले के मत आया करो। तुम जानती हो मुझे ये सब पसंद नहीं। तुमने ज़बरदस्ती की तो यकीन करो मैं खुदकुशी कर लूँगी। कंगना बाई, मैं ये रक़्स भी अपनी मर्ज़ी से करती हूँ। अगर कभी मैंने अपने दिल का गुबार अपने किए की सज़ा खुद को देनी होती तो मैं रक़्स करती हूँ और मुझे सज़ा मिल जाती है कि मैंने एक धोखेबाज शख्स से मोहब्बत की थी, इसीलिए मुझे सज़ा के तौर पर रक़्स करती हूँ तो मुझे दूसरे के हाथ बेच नहीं सकती। कंगना तो खुद ख़जाने को हाथों से जाता देख पुरसुकून हुई थी, लेकिन नहीं नहीं चंदा, जैसा तू चाहे वैसे ही होगा। तू तो मेरी बेटी जैसी है। अम्मा तेरी बेटी जैसी हूँ, तो फिर ऐसे हवसज़दा लोगों को मुझसे दूर रखा कर। चंदा की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो अपने माँ बाप की लाडली थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर आ गई है कि अब भगवान से भरोसा उठ गया है। मैंने बचपन से ही माता रानी का साथ देखा था। कई आंसू चंदा की खूबसूरत गालों पर से गिरे। अम्मा भी चुप करके सुन लेती थी उसकी बातें। चंदा, यहाँ हर हज़ारों की तादाद में लड़कियाँ हर रोज़ आती हैं, कुछ मजबूर होकर, कुछ ठोकरें खाकर और कुछ अपनी मर्ज़ी से पैसों के लिए सब काम करती हैं, लेकिन पता नहीं तुझसे ऐसा काम क्यों नहीं करवा पा रही मैं, वरना किसी की ऐसी मजाल नहीं कि कंगना बाई के सामने बोले या उसकी बात से इनकारी हो। अम्मा, जो मेरे साथ हो चुका है इससे बुरा क्या हो सकता है मेरे साथ अब? चंदा फिर से अपने माजी में चली गई थी। चंदा, देखो ये पायल कितनी खूबसूरत है ना। एक खूबसूरत सी आवाज़ चंदा के कानों में पड़ी थी। मैं चाहता हूँ कि ये पायल तुम अपने पैरों में पहनो। अम्मा, वो मेरे पैरों में पायल पहनाने वाला मेरे पाँव में घुंघरू पहना गया। ये कहते हुए फूट फूट कर रो दी। कंगना बाई ने अफसोस से उसको देखा। उनकी बेटी भी तो खुदकुशी करके मरी थी। कोई भी औरत कोठे पर पैदा नहीं होती, उसके हालात आने वहाँ उनके हालात उन्हें वहाँ लेकर आते हैं। कंगना चंदा को रोते छोड़ कमरे से चली गई। चंदा फिर से अपने माजी के बारे में सोचने लगी। माजी, आन अब यूनिवर्सिटी से आ गए, मुझे पता ही नहीं चला। उसे लैपटॉप पर काम करते देख उसके पास आकर बैठी। हाँ मेरा बच्चा, मैं ईमेल चेक कर रहा था, मेरे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं ना, इसलिए। तुम बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ आन, आपके लिए एक चीज़ लाई हूँ। अच्छा, मेरा बच्चा मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया है, लेकिन मेरी तो कोई बर्थडे भी नहीं है। ओहो, तो क्या मैं अपने आन को ऐसे गिफ्ट नहीं दे सकती क्या? चलें अपनी आंखें बंद करें, आपको गिफ्ट दिखाती हूँ। कायान ने मुस्कुराकर आंखें बंद की और ऐन ने अपनी प्यारी सी चांदी के रंग में बहुत ही प्यारी रंग में रंगा हुआ प्यारी सी चांदी की रिंग, इसमें बहुत ही प्यारा
प्यारा नग लगा हुआ था, देखने में खूबसूरत और कीमती लग रही थी। आंखें खोले आन कायान ने आंखें खोली तो सामने ही इतनी प्यारी रिंग्स देखकर वो खूब खुशी से उछला। ये मेरे आन के लिए, मुझे पता है मेरे आन को रिंग्स कितनी पसंद है। आन, ये आप अपने हाथ से कभी मत उतारिएगा, वो मासूमियत से बोली। थैंक यू मेरे बच्चे। कयान ने उसके माथे पर बोसा दिया। एन खुश हो गई थी कि कयान को उसका एक गिफ्ट पसंद आया था। फिर एन ने अपने हाथों से कयान को रिंग पहनाई। कयान का भारी हाथ अपने मोमी हाथों में लेते एन का दिल जोरों से धड़का था। ये कैसा एहसास था जो आजकल एन को कयान को महसूस करके हो रहा था। कयान ने मुस्कुराते एन की तरफ देखा। अल्लाह ने उसे छोटी बहन की सूरत में ऐन दे दी। वो बेहद खुश था, लेकिन कभी कभी दुखी हो जाता कि एक ना एक दिन ऐन की शादी हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी और उसके घर को सूना कर जाएगी। ये सोचते ही कयान ने ऐन को अपने सीने से लगाया। दिन गुजरते जा रहे थे। कयान भी पेपर्स देकर फ्री हो गया था और ऐन कयान मज़ीद नज़दीक हो रही थी, जो कि कयान को नहीं अलबत्ता नायला ज़रूर महसूस कर रही थी। उसने कितनी दफ़ा कहा था कि ऐन कयान को भाई बोला करो, तो मुझसे 8 साल बड़ा है वो, लेकिन वो कहती नहीं, मैं उन्हें भाई नहीं बोलूँगी। एक हफ़्ते बाद कि कयान की मंगनी का टाइम रखा गया था। ऐन खुश नहीं थी। अब हर टाइम कयान किरण से बातें करने लगा था, लेकिन ऐन को लगता था कि उसका आन उसे इग्नोर कर रहा है। लेकिन कयान अभी भी उसका ख्याल बच्चों की तरह रखता था। यार ऐन, तुम्हें पता है मेरा कज़न मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुम्हें पता है मेरे कज़न्स मुझसे बहुत प्यार करते हो, हमारे घर रिश्ता लेकर आए हैं। ऐन की दोस्त सनम ने ऐन से कहा। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि वो तुमसे प्यार करते हैं? उन्होंने तुम्हें खुद बताया? ऐन ने भी तजस्सुस से सनम से पूछा। हाँ, उन्होंने मुझसे खुद कहा। वो मुझसे 6 साल बड़े हैं। पहले मैं उन्हें पसंद करती थी, बचपन से तो मैं अपने प्यार का इजहार किया तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, वो भी मुझे पसंद करते हैं, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं, हम एक ही घर में रहते हैं ना। सनम ने शर्माते हुए ऐन को बताया। तो घर वालों ने कुछ नहीं कहा तुम्हें? ऐन ने आंखें फाड़ कर सनम से पूछा। नहीं, क्यों कहना था? चाची तो कहने लगी कि चलो घर की लड़की है, घर में ही रह जाएगी। ऐन को अपनी खाला की बातें याद आई कि वो उसे अगले घर भेजने को क्यों कहती थी। आन भी तो है ना। और ये बात अब हमारी ऐन के दिल में बैठ गई थी कि वो अब अपने आन और खाला को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। वो आन से बात करेगी। अब मेरा ख्याल रखते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, जहाँ उसने खुद कितनी दफ़ा कहा है कि वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। तो मैं भी अब अपने आन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। ऐन ने आंखें बंद की और अपनी आंखों के सामने आन का मुस्कुराता चेहरा ऐन देखकर ऐन भी मुस्कुराई। आज कल कयान उसे लेने आ रहा था ऐन को, क्योंकि कयान फ्री था तब वो अपनी जिम्मेदारियां उठाना चाहता था। आज ऐन की नज़रें कयान पर अजीब सी थीं। ऐन का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। इसीलिए मुझे आन के साथ किरण अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं भी पसंद करती हूँ उन्हें। आन बात सुने। हाँ बोलो, क्या बात है? आन, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? ऐन ने देखा। कयान ब्लैक पैंट शर्ट पहने, आंखों पर ऐनक लगाए, बालों को अच्छे से सेट किए, वो ऐन को कुछ ज़्यादा ही ये नज़र बदल जाने पर बेहद वजी लग रहा था। वजिया, नैन, ऐन तो तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। ऐन कयान ने मुस्कुराकर ऐन को जवाब दिया तो ऐन को अपना दिल डोलता महसूस हुआ था। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। आज ऐन का लहजा बदला हुआ था, लेकिन कयान ज़्यादा गौर नहीं कर पाया था। जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, कयान ने उसकी नाक दबाते हुए कहा तो ऐन का दिल ज़ोरों से धड़का। अभी वो कुछ कहती कि गाड़ी घर के सामने रुकी। वो पूछना चाहती थी कि आप मुझसे प्यार करते हैं तो किरण से क्यों शादी कर रहे हैं, लेकिन उसने अपने प्यार का इजहार करना था, इसलिए उसने अपने आन की मंगनी इस किरण से नहीं होने देनी थी। और यहाँ से होती है ऐन की बर्बादी की दास्तान शुरू। ऐन भागती हुई कमरे में दाखिल हुई। उफ़ उफ़, मैं आन से प्यार करती हूँ, बेहद प्यार करती हूँ आन, आप मेरे हैं सिर्फ ऐन के। वो खुश होते हुए शीशे के सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। ये भी जानती थी कि ऐन किरण को पसंद करता है, लेकिन दिल की बातें कभी ये सोचने देती हैं कि उसे अब जल्दी से कयान से अपने प्यार का इजहार करना था। वो जानती थी कि उसका आन अपने बच्चे का दिल नहीं तोड़ेगा। हाल, मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए, वो धाड़ा था। उस सामने खड़े किंग के लोग उसकी खौफनाक शक्ल देखकर ही डर जाते। आखिर क्या है उस लड़की में? किंग नवाज़ भी हाथों में शराब का गिलास पकड़े किंग से बोला। तुम जानते हो नवाज़, जो वो 15 साल की हो तो कितनी खूबसूरत थी। उसकी मोम सी काली आंखें, वो बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी, मासूम और बेहद खूबसूरत। किंग गंदगी से मुस्कुराता बेहद जहर लगा था। और वो जवान हो गई है, अपनी माँ से भी 10 गुना ज़्यादा खूबसूरत। काश उस रात में मेरे हाथ लग जाती तो उसका भाई मुझे ये ज़ख्म ना देता, तो मैंने इतना बुरा हाल करना था और मज़े भी ले लेने थे।
ढूंढो जब तक मेरे हाथ नहीं आए, मुझे सुकून नहीं आएगा। वो शराब के नशे में धुत नवाज से बोल रहा था। माला फ्रेश होकर बाहर निकली। सामने बेड पर एक अनजान शख्स को जिसने मास्क लगाया हुआ था बैठा देख वो कुछ बोलने से कासिर हो गई थी। वो जाओ यार के मास्क के पीछे पीछे लब मुस्कुराहट में ढीले थे और कदम ब कदम चलता माला की तरफ आने लगा। और माला उसे खौफ के मारे कुछ बोलने ही नहीं पा रही थी। वो जहाँ थी वहाँ कदम ही जम गए थे। मॉन्स्टर उसके पास आता, उसे खींचकर दीवार के साथ लगाता, उसके एक एक नख को देखने लगा। कौन हो तुम? वो बहुत मुश्किल बोल ही पाई थी। मॉन्स्टर ने अपना नकाब उतारा तो माला को सामने वाले को देखकर हैरत हुई। जावी। इससे पहले कि वो कुछ कहती मॉन्स्टर ने अपना भारी हाथ उसके होंठों पर रखा था। मेरा नाम मत लो अपने मुंह से माला। माला यकटक उसे देख रही थी। 7 सालों बाद वो उसे देख रही थी। वो बहुत बदल गया था। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसका लहजा, उसका प्यार, सब कुछ ही तो बदल गया था। उसे अब खौफ नहीं आ रहा था क्योंकि सामने खड़ा कोई और नहीं उसका जावी था। जबकि मॉन्स्टर उसकी सोच पड़ता मुस्कुराया था और जल्दी से अपना चाकू निकाल उसकी गर्दन पर रख गया था। थोड़ा सा दबाव देने से उसकी गर्दन से नन्ही सी बूंद निकली खून की। वो माला को यकदम इस हरकत की वजह से सांस रुक गई। चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो गया। तुमने क्या सोचा माला बेबी कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा? मैं तुम्हारा पुराने वाला जाओ यार नहीं हूँ जो तुम्हारी चोट पर मरहम रखता था। अब मैं नया जाओ यार हूँ जो तुम्हें हर वक्त हर मौके पर तुम्हें ज़ख्म देगा। जावी। माला प्लीज़, माला ने रोते हुए कहा। मॉन्स्टर ने चाकू को उठाकर अपने होंठ माला की ठोड़ी के खम पर रखे थे कि माला अचानक अफ्ताब पर सांस रुक गई। मॉन्स्टर पीछे हुआ तो माला को थोड़ा सुकून आया। माला बेबी, जल्द ही तुम मेरे पास होगी और तुम्हारी हर नाइंसाफ़ी का बदला तुम्हें देना होगा। अपनी ग्रीन सर्द आंखों से उसकी आंखों में लगातार माला को वो परेशान कर रही थी देखता हुआ उसे कहता चला गया। और उसे हक्का बक्का छोड़कर वो दीवार के साथ खिड़की से कूदकर नीचे चला गया और माला दीवार के साथ लगी बैठी रो रही थी। अब उसे जल्दी अपने बाबा से बात करनी थी और वो डर रही थी अपने जावी से। अमान चंदा के पास तो जाना चाहता था। उसको देखे बगैर अमान का गुजारा नहीं हो रहा था, लेकिन वो लारैब की वजह से जा नहीं सका था। कल उसने चंदा से मिलने का फ़ैसला किया था। माजी आज आप मुझे यूनिवर्सिटी से लेने क्यों नहीं आए? वो खफकी से कायान को कहने लगी। कायान आज किरण के साथ मंगनी की तैयारियां कर रहा था। उसे आज चाचा ड्राइवर को भेज दिया था जिसकी वजह से ऐन उससे नाराज़ थी। आपको पता है आन, आपके साथ आती हूँ मैं हमेशा। उसकी आंखों में आंसू आए। ऐन ने रोनी शक्ल बनाई हुई थी। ऐन, रो क्यों रही हो? किरण के साथ था, मंगनी का ड्रेस लेना था, इसलिए ऐन को फिर से किरण का नाम सुनकर गुस्सा आ गया था। आपने फिर उस किरण की वजह से मुझे इग्नोर किया। वो आंखें फाड़े उसे देखने लगी। ऐन यार क्या हो गया है? तुम क्यों किरण से इतना चिढ़ती हो? ऐन कुछ कहने लगी थी कि वहाँ नायला आ गई। क्या हुआ है? ऐन क्यों आन से नाराज़ है? खाला, आन मुझे यूनि से नहीं लेने आए ना। ये किरण को ज़्यादा अहमियत देते हैं मुझसे। नायला एक औरत थी। वो कभी कभी डर जाती थी कि ऐन इतनी अटैच क्यों है कायान के साथ कि वो किसी और को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। ऐन मेरी बच्ची, माफ़ कर दो कायान को, चलो खाना खाते हैं। आज रात ये मुझे बाहर लेकर जाएंगे, गोलगप्पे खिलाएंगे तो मैं मान जाऊंगी, वरना नहीं। वो अपने ब्राउन बालों को जूड़े की कैद में लाते हुए कहने लगी। नहीं ऐन, मुझे काम है। आज तुम्हें पता है ना मुझे टेस्ट देना है, एएसपी बनने की मुझे तैयारी करनी है। हाँ हाँ, आपको सब कुछ अजीज़ है, मुझसे बढ़कर चले जाएं। अब आप मुझसे बात मत करिएगा। वो मुँह बनाकर जाने लगी लेकिन काया ने उसका हाथ पकड़ लिया जिससे ऐन का दिल ज़ोरों से धड़का। वो पहले भी हाथ पकड़ता था, लाड करता था, लेकिन अभी उसकी सोचें उसका दिल कायान के लिए बदल चुका था। इसके एहसासात कायान के लिए भी बदल चुके थे। उसे अब बस अपने प्यार का इजहार करना था। वो किरण के हाथ साथ मंगनी करने से रोकना था उसे। ठीक है, मैं ले जाऊंगा, तैयार रहना, कायान ने मुस्कुरा कर कहा। ऐन ने खुशी से कायान के चेहरे को देखा और नायला ने परेशानी से ऐन की आंखों में जलते दिए देखे थे और कायान से बात करना चाहती थी वो कि ऐन को अपने साथ इतना अटैच ना किया करो, बाद में तुम्हें उतनी ही तकलीफ़ होगी। लेकिन कायान उनकी बात सुनता ही कब था। ऐन भी मुस्कुराती अपने कमरे में चली गई। रात को वो दोनों तैयार हुए थे। ऐन आइसक्रीम नहीं खानी, मौसम बदल रहा है, तुम बीमार हो जाओगी, फिर तुमको बुखार आ जाएगा, कायान ने उसे टोका। हाँ आन, आपको मेरी इतनी फ़िक्र है? ऐन ने दिल के
धड़कते दिल के साथ उससे पूछा। हाँ, तो मुझे फ़िक्र नहीं होगी तो किसे होगी? काया ने उसकी नाक को दबाया तो ऐन शर्म से सर झुका बैठी और उसे समझ नहीं आ रहा था वो ऑन से क्या कहे, कैसे उसे अपने प्यार का इज़हार करे। तो अब आप मुझे आइसक्रीम नहीं खिला रहे? ऐन ने मसनूई गुस्से से पूछा। नहीं, अब तुम ज़िद कर रही हो तो खिला दूँगा, लेकिन आइंदा नहीं खिलाऊँगा आइसक्रीम। वो इसे आइसक्रीम खिला के घर ले जा चुका था और ये रात भी पुरसुकून होती गुजर गई थी। ऐन ने कल पक्का इरादा किया था कि वो कायान से प्यार का इजहार करेगी, क्योंकि मंगनी के दिन करीब आ रहे थे। वो अब अपने आन को किसी और का होता नहीं देख सकती थी। नायरा ने भी सब तैयारियां कर ली थी, लेकिन ऐन को किसी पल सुकून नहीं मिल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे कायान को बताए। उसे डर भी लग रहा था कि आन का क्या रिएक्शन होगा, लेकिन अब तो वो अपने आन को किसी और का होता नहीं देख सकती थी। वो 17 साल की कोई बच्ची नहीं थी, अपने जज्बात ना समझ पाए। वो अब उसे अपना आन हमेशा के लिए अपने पास चाहिए था। रात का वक्त था। कायान किरण से मिलकर घर आया तो ऐन को बाहर ही बैठे देखा, जो कि आसमानी रंग के कुर्ते और सफ़ेद शलवार में आसमानी दुपट्टे लिए, बाल खुले छोड़े, आंखों में गहरा काजल और हाथों में चूड़ियाँ पहने वो बहुत खुश और फ्रेश नज़र आ रही थी। अरे ऐन, तुम यहाँ? वो बहुत खुश लग रही हो, खैर है? कायान मुस्कुराते हुए उससे पूछा। और ये आज घर में तैयारियां क्यों हुई हैं? बहुत प्यारी लग रही हो मेरे बच्चे। आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। आन आज इसके लहजे में बदलाव था, जो कि कायान को महसूस नहीं हुआ। हाँ, तो मेरी तारीफ़ हो रही है, तो बताओ क्या चाहिए मेरे बच्चे को? वो मुस्कुराते हुए बोला। आप चाहिए? ऐन के मुंह से निकल ही गया जल्दी से। उसने मुंह पे हाथ भी रखा। कायान ने उलझ कर ऐन को देखा। मतलब कि आप चाहिए मुझे? सिर्फ आप? बस 1 घंटे के लिए मुझे बाहर जाना है। अभी कल तो बाहर गए थे, वो खफकी से बोला। और आन, अब बच्चे मत कहा करें, मैं बड़ी हो गई हूँ। अब आन का इसे बच्चा कहना बुरा लगा था। वो बड़ी हो गई थी, वो 17 साल की होने वाली थी। उससे भी तो मोहब्बत हो गई थी अपने आन से, और मोहब्बत इंसान को बहुत जल्द मैच्योर कर देती है। नहीं ऐन, तुम मेरे लिए बच्ची ही हो, जितनी भी बड़ी हो जाओ, वो आम से अंदाज में बोला। नहीं आन, देखें, आपकी जितनी हो गई हूँ। और उसके साथ खड़ी होते हुए कंधे से कंधा मिलाने लगी। नहीं ऐन, देखो, तुम्हारा सर मेरे कंधे तक आ रहा है, इसलिए तुम छोटी हो, लेकिन मैं बड़ी हो गई हूँ। मेरे लिए तो बच्ची ही रहोगी ना तुम। आन, मैं हमेशा आपके साथ चलना चाहती हूँ। तुम हमेशा मेरे साथ ही चलती हो, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम जाती हो। हंस कर बोला वो। आप मुझसे प्यार करते हैं ना? उसने दोबारा से पूछा। हाँ मेरी ऐन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरे बच्चे, कायान ने भी आम लहजे में कहा। वो जानती थी वो बहनों वाला प्यार करता है, लेकिन वो तो उसे भाइयों वाला प्यार नहीं करती थी, ना ही वो उसे अपना भाई मानती थी। और अब ना कभी माने और ना अब कभी मानेगी। उसके दिल में अब कायान के नाम की मोहब्बत का पौधा लग चुका था, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता दरख्त बनने जा रहा था। कल कायान की सालगिरह थी, उसे कल ही अपने प्यार का इजहार करना था। आन, मैं आपको एक सरप्राइज़ दूंगी कल, आपकी बर्थडे पर। हाँ सच? कैसा सरप्राइज़ होगी? उसने इश्तियाक से पूछा। वो कल आपको पता चल जाएगा। मंगनी में भी 2 दिन रह गए थे और ऐन को जो करना था कल करना था। उससे अब अपने आन की मंगनी नहीं होने देनी थी। उफ़, मैं इंतज़ार करूँगा। उसकी नाक दबाता बोला। अंदर चला गया। आओ खाना खाते हैं। उसका हाथ पकड़ता अंदर चला गया और ऐन अपने हाथ को कायान के हाथ में देखकर उसके दिल में गुदगुदी होने लगी थी। हाल खाला, मम्मा नहीं आएंगी खाने पर क्या? कायान टेबल पर बैठा तो उसने काम वाली खाला सकीना से पूछा। कायान बेटा, वो कह रही हैं उनकी तबीयत नहीं ठीक। वो लब मीच कर उठ कर नायला के कमरे में चला गया। मामा, लेकिन नायला कुछ न बोली। मामा, आप खाना क्यों नहीं खाने आई? मुझसे नाराज़गी है? खाने से तो नहीं ना? मैं नाराज़ नहीं हूँ कायान, लेकिन बस मुझे तुम्हारी टेंशन है बेटा। कब तक तुम ऐन को ढूंढोगे? मामा, जब तक वो मुझे मिल नहीं जाती। वो खोए खोए अंदाज में बोला। नायला ने कायान को देखा, जो बेहद खूबसूरत अब 30 साल का हो गया था, लेकिन बस अब घर और अपनी जाब का होकर रह गया था। उसे अब अपनी कोई होश नहीं थी। पिछले 5 सालों में शायद ही नायला ने कभी कायान को मुस्कुराते देखा हो। ऐन तो उसे अपने साथ साथ हम सब की कायान की खुशियाँ भी ले गई। मामा, मैं उसे भुला नहीं पा रहा। पता नहीं वो कहाँ होगी। उसे मुझसे कुदरत ने छीना है। काश मैं उस वक्त उसकी बात मान जाता। मुझे सब्र नहीं आ रहा। एक दफ़ा तो वो अपने आन के पास आती। कायान के लहजे में ज़बाने भर का दर्द था।
नायला के दिल में ठेस उठी थी। मेरा बच्चा, सब्र किया करो, पता वो उस दुनिया में है अभी या नहीं, क्या पता। मामा, काया ने तड़प कर नायला की तरफ देखा। मेरी एन जिंदा है, उसे कुछ नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, पता नहीं कब तक हूँ मैं और कब तक नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा घर बस जाए। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। नायला ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। वो नहीं देख सकती थी अपने बेटे की ये हालत। मामा प्लीज़, कायान के लहजे में लड़खड़ाहट थी। काया ने नायला की गोद में सर रख दिया। नायला की आंखों से मुतवातर आंसू बहने लगे। वो ज़ोरों से आंखें मींच ली उसने। मेरी बच्ची, मेरी ऐन कहाँ चली गई? अपनी खाला को छोड़कर। तुम्हारी शरारतों के बगैर ये घर अधूरा है। वो सोचों में चली गई थी। अब उन्हें जल्द से जल्द कायान की शादी करनी थी। बोलो, कौन हो तुम? एवल अपनी मखसूस लिबास में इंतहाई ख़तरनाक तेवर लिए सामने झुके हुए आदमी से पूछ रही थी, जो कि काफ़ी दिनों से उनका पीछा कर रहा था। लेकिन आज एवल और मॉन्स्टर उसके हाथ लग चुके थे। एवल ने अपना चाकू निकाला और बहुत सफाई से उसके चेहरे पर फेरने लगी। नीली आंखों में बेहद पुरस्कारियत थी। मैं नहीं जानता, वो मुझे बस किंग ने भेजा है। मुझे माफ़ कर दो। लेकिन एवल ने बहुत ध्यान से उसका चेहरा छोड़कर उसके बाजू के एक एक नस पर चाकू चलाने लगी कि कहीं उसकी नस न कट जाए। वो तकलीफ़ देकर तड़पा कर मारने की आदी थी, और इस शख्स की चीखें उससे पूरे कमरे में गूंज रही थी। पास खड़ा अमान और मॉन्स्टर उसका रूप देख रहे थे। न जाने आज एवल क्यों गुस्से में है, जबकि वो पूरा शख्स खून से लथपथ हो गया था। एवल, मार दो उसे, मॉन्स्टर ने बेजारी से कहा। नहीं मॉन्स्टर, उसे किंग के पास जाना है। लेकिन क्यों? मॉन्स्टर ने हैरानगी से कहा। जाओ, जाकर अपने किंग से कह दो, हमारे मालिक को मारकर तुम खुद किंग बन बैठे हो। बहुत जल्द तुम्हारी मौत इवल गैंग के हाथों होगी। वो आदमी गिरता पड़ता अपनी जान बख्शी पर भागा। एवल, तुमने इसे ज़िंदा क्यों छोड़ दिया? ताकि किंग को पता चले कि उसकी मौत करीब है। अब बारी उसकी किंग के ख़ास बंदे की है, जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है, और हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है। वहाँ वो लड़कियाँ स्मगल करके अमेरिका भेज रहा है। हमारी एक कोताही की वजह से पाकिस्तान से वो लड़कियाँ चली गई हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका लड़कियाँ नहीं जानी चाहिए। एवल की होश नीली आंखें सर्द थीं। मॉन्स्टर और अमान ने सर हाँ में हिलाया। कल की फ़्लाइट बुक करवाओ। और अमान, तुम जिन चक्रों में हो ना, मुझे सब पता है। वो अमान को देखकर बोली। मैं मैंने कब किया? वो तो घबरा कर उसको देखने लगा था। तुम उस कोठे पर क्या करने गए थे? तुम तो उस नाचने वाले के दीवाने हो गए। इवल, तुम हम सब पर नज़र रखना कब बंद करोगी? वो चिढ़ता हुआ बोला। कभी नहीं। तुम और अरब हमारी जिम्मेदारी हो, और कल तक तुम इसे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाओ, वरना मेरे चाकू का अगला शिकार तुम होगे, और मॉन्स्टर कल ऑस्ट्रेलिया जा कर काम ख़त्म करके आएंगे। ओहो, मेरी गुड़िया ने पता नहीं खाना खाया होगा या नहीं। वो सर पर हाथ मारता बोला। खिला दिया है मैंने खाना, वो मेरा भी बच्चा है, छोटा सा। छोटे बच्चे लफज इवल की आंखों में नमी आई थी। क्या कुछ याद नहीं आया था उसे? लेकिन वो अपनी आंखों की नमी छुपाती मज़ीद कुछ कहे बगैर कमरे से चली गई थी। कमरे में पहुंचते इवल ने मोबाइल में अपनी मोहब्बत की तस्वीर ओपन कर की। देखिए, आज भी मैं आपके बगैर कुछ नहीं हूँ। आज भी आप बेहद याद आ रहे हैं मुझे। दिल कर रहा है आप सब कुछ छोड़कर आपके पास चली आऊँ, लेकिन नहीं आ सकती। सबसे पहले मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है। वो अपने आंसू पोंछते बोली। आज एएसपी कायान को कॉल करके देखी जाए। उसने कायान का नंबर मिलाया। कायान, जो फ्रेश होकर निकल रहा था, अपने मोबाइल पर होती रिंग देखकर उसने कॉल उठाई। नंबर कोई भी शो नहीं हो रहा था। फ़ोन फ़ोन आ रहा था और अननोन लिखा आ रहा था। हेलो, कौन? कायान ने पूछा। एएसपी कायान काज़मी, एवल सर्द लहजे में बोली। उसके लहजे में कोई पहले वाली नमी नहीं थी। लग ही नहीं रहा था जो 1 मिनट पहले रो रही थी, अब वही एवल बेरहम एवल बन चुकी थी। अरे एएसपी, सारी दुनिया हमें ढूंढ रही है और हमें ही नहीं पहचान पा रहा। तंजिया कहती कायान को गुस्सा दिला गई थी। एक दफ़ा तुम मेरे सामने आ जाओ एवल, फिर देखना तुम्हारा क्या हशर करूँगा। हा हा हा। एएसपी, मेरे प्यारे एएसपी, पहले मुझे ढूंढ तो लो, फिर मेरा काम भी ख़त्म कर देना। एएसपी, बेस्ट ऑफ लक। तुम्हारे हाथ में कभी नहीं आऊँगी। और रही मुलाकात की बात, तो वो बहुत जल्द हमारी होगी। बहुत जल्द, बहुत जल्द। मैं तुम्हें इससे पहले कि वो कुछ कहता, एवल ने कॉल बंद कर दी थी। डैम इट, उसने गुस्से से मोबाइल बेड पर फेंका। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा।
एवल ना ही तुम्हारे गैंग को। जस्ट वेट एंड वॉच। एवल की आंखों से फिर से आंसू निकले। मैं मिलूँगी, बहुत जल्द मिलूँगी। एएसपी कयान काज़मी माजी। आज कयान की सालगिरह थी। नायला तो सुबह से ऐन के साथ तैयारियां करवा रही थी। ऐन का कहना था कि वो आन को सरप्राइज़ देना चाहती है। नायला के साथ मिलकर खुद उसने अपने आन के लिए केक बनवाया था। छत पर सारी सजावट उसने खुद की थी। नायला हैरान थी कि आज इतनी तैयारियां क्यों कर रही है। पहले भी तो कयान की सालगिरह आती है, लेकिन कभी इतनी तैयारी नहीं हुई, अब क्यों। लेकिन वो ऐन से पूछकर उससे नाराज़ नहीं करना चाहती थी। नायला को पता था वो अपने मूड की है, जब दिल चाहा जो दिल चाहा वो करती है। खाला, आप भी आप अभी ऊपर नहीं जाएंगे, सबसे पहले मेरी तैयारी आन देखेंगे। क्यों भाई, ऐसी भी क्या तैयारी कर ली तुमने जो मैं नहीं देख सकती। नायला बेगम तजस्सुस से बोली। मैं कह रही हूँ ना, वरना मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी, वो मुंह बनाते हुए बोली। अरे पगली, नहीं जाती, मुझसे इतनी ऊंचाई पर नहीं जाया जाता, मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता है, वो सोफे पर बैठती हुई बोली। ऐन खुश हो गई थी। उसने कयान को बोला था जल्दी आने को, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। आखिर रात के 10 बजे वो घर आया। पहले वो टेस्ट की तैयारी कर रहा था, फिर वो किरण के पास चला गया। आन, आप आ गए। वो तेज़ी से उठती कयान के पास चली गई। कयान ने हैरत से ऐन को तैयार देखा, जो कि लाल फ्रॉक पहने, बाल खुले छोड़े, हाथों में चूड़ियाँ पहने कोई डॉल लग रही थी। आन, आपके लिए सरप्राइज़ है। वो आंखें टपटपाती बहुत मासूम लग रही थी। ऊपर छत पर आइए। हाँ, याद आया, मेरी ऐन ने तो मेरे लिए सरप्राइज़ तैयार किया हुआ था। चलो आ जाओ, चल कर देखते हैं मेरी ऐन ने क्या किया है। आन, जब आप मेरी ऐन कहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कयान के बाजू के गिर्द अपने हाथ लपेटते हुए बोली। क्योंकि तुम मेरी ऐन हो ना, तो फिर आप मुझे खुद से दूर ना करें ना। वो साफ गोई से बोली। क्या मतलब, मैं कब तुम्हें खुद से दूर कर रहा हूँ, ये आपको पता चल जाएगा। चलें छत पर। मम्मा, आप नहीं आएंगी क्या। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मुझसे नहीं जाया जाता इतना ऊंचाई पर। आइए ना आन, मैंने बहुत दिल से आपके लिए तैयारियां की हैं। वो इसके हाथ को थामती ऊपर ले गई उसे। बहुत सारे ख्वाब से जाकर ऐन उसे छत पर ले जाने लगी। उसका आन उसके ख्वाब कभी नहीं तोड़ेगा, लेकिन ख्वाब तो होते ही टूटने के लिए हैं। ये बात बहुत जल्द उसे पता चलने वाली थी। कयान की आंखों पर ऐन ने पट्टी बांधी थी। और ऐन, क्या कर रही हो, ऐसे भी क्या सरप्राइज़ है। कयान मुस्कुराते हुए बोला। ऊपर जाकर ऐन ने कयान की पट्टी खोली। कयान, जो देखने को बेताब था, हैरत भी हुई थी उसे, खुशी भी। छत को बिल्कुल ऐसे सजाया गया था जैसे कोई किसी को प्रपोज़ करना हो। हर तरफ गुब्बारे लगे थे लाल रंग के। छत के बीचों बीच टेबल भरा पड़ा था चॉकलेट्स केक से, जो कयान को बेहद पसंद था। और टेबल के पास ही बड़ा सा आई लव यू लिखा हुआ था। एंड ये सब, इससे पहले कि वो कुछ कहता, ऐन एक फूल पकड़े उसके सामने घुटनों के बल बैठी थी। आन, कयान की आंखें ऐन पर टिकी। वो जो सोच रहा था, दुआ कर रहा था, वैसा ना हो, लेकिन कभी कभी दुआएं कबूल नहीं होती। आन, मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं मुश्किल में हूँ। वो शर्माती घबराती कयान को उलझन में डाल चुकी थी। आन, मुझे पता ही नहीं चला मुझे कब आपसे मोहब्बत हो गई। ये सुनना था कि कयान का चेहरा लट्ठे की मांझ सफ़ेद हुआ। देखिए, मुझे जल्द ही एहसास हो गया, अब मेरे हैं सिर्फ अपनी ऐन के। ऐन ने चेहरा उठाकर कयान को देखा, जिसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। लेकिन ऐन बोलती रही, मुझे आपका मेरे माथे पर बोसा देना अच्छा लगता है। जब आप मेरी हर फरमाइश पूरी करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। गुलाबों की खुशबू आज कयान को जहर लग रही थी। मुझे आपसे मोहब्बत है कयान, मैंने आपको अपना दिल दिया है, मुझे यकीन है आप अपनी ऐन का दिल नहीं तोड़ेंगे। ऐन ने मुस्कुराते हुए कयान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। कयान की आंखें ऐसी थी जैसे अभी खून निकल आएगा। आन, आप उस किरण से शादी ना करें। मुझसे शादी। अभी वो कुछ कहती कि एक ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ पूरी छत पर गूंजी थी। कयान का हाथ कांपने लगा, चेहरा अचानक जर्द पड़ गया था, गले में सूखे कांटे चुभने लगे थे। ऐन ने बेयकीनी से अपने गाल पर हाथ रखा, जिस पर कयान ने उसे थप्पड़ मारा था, और बेयकीनी से कयान को वो देखने लगी। मैं फिर भी कहूँगी आन, मुझे आपसे मोहब्बत है, वो ज़िद्दी अंदाज में बोली। कयान के सीने लग गई। आंखों से आंखों आंखों से आंसू टप टप करने लगे। कयान के चेहरे के तासुरात मज़ीद ख़तरनाक हो गए। आंखों में इश्तियाल के शोले भड़क रहे थे। उसने ऐन का बाजू पकड़ा और उसे ज़ोर से धक्का दिया। तुम तुम्हें मैं अपनी बच्ची समझता था, छोटी बहन। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। ऐन का वजूद लरसने लगा। आन, आप सिर्फ मेरे हैं,
एन भी चीखी थी। इससे पहले कि कायान उसे एक और थप्पड़ मारता, उसका हाथ हवा में रखा था। उसने आज पहली दफ़ा अपने बच्चे पर हाथ उठाया था। बात भी तो ऐसी ही थी। वो कैसे ज़ब्त करता? वो वहाँ से खड़ा होता। वो वही जानता था कि वो वहाँ पे कैसे खड़ा था। चुप, एकदम चुप। वो इतनी ज़ोर से दहाड़ा कि एन हिल कर रह गई। कायान ने दांत पीच कर कहा, चली जाओ एन, यहाँ से दोबारा मेरे सामने मत आना, वरना मैं कुछ कर दूँगा। वो अपने बाल नोचता गुस्से से बोला, तुम तो हो ही बेगैरत। मैं बच्ची समझता रहा तुम्हें, और ये सब करती रही तुम। अम्मी ठीक कहती थी कि तुम्हें बचपन से ही भाई बुल कहलवाना चाहिए था, तो ये नौबत ना आती, तुम्हारे जहन में ये गंदा फितूर ना आता, तुम्हारे लाड नहीं उठाने चाहिए थे, तुम अपनी औकात ना दिखाती। ऐन का दिल किया वो इतना कुछ सुनकर ज़मीन में दफन हो जाए। मुझे आपसे मोहब्बत है आन, और हमेशा रहेगी। वो फिर भी ज़िद्दी अंदाज में बोली, मुझे तुम इस वक्त जहर लग रही हो, दफ़ा हो जाओ। नहीं, तुम क्यों? नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। तुम क्यों? मैं ही चला जाता हूँ, और अब कल किरण के साथ मंगनी नहीं, निकाह करूँगा। मेरा देख लेना। वो गुस्से से कहता चला गया। ऐन ने उसकी टांग पकड़ ली। नहीं आन, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ऐन की सारी चूड़ियाँ टूटकर उसके बाजू में पेवस्त हो रही थी। नहीं, अगर आपने किरण से शादी की तो मैं मर जाऊँगी। वो दर्द से चूर लहजे में बोली, तुम मर जाओ, तुम्हें शर्म नहीं आई मुझसे ये सब कहते हुए? तुम जहर लग रही हो मुझे, तुम मर जाओ, ये कहने से पहले तुम्हें मरना चाहिए था। अचानक से कायान की नज़र अपने हाथों में पहनी अंगूठी पर गई, जो कि ऐन ने बहुत प्यार से उसे दी थी। और ये अंगूठी पकड़ो, मुझे तुम्हारी कोई चीज़ अपने पास नहीं चाहिए। वो अंगूठी उतारता उसके पास फेंक कर ऐन को धक्का देता चला गया। अंगूठी दूर कहीं जाकर गिरी। ऐन अपनी बेकदरी पर रो रही थी, और अब ऐन अपने फूलों से लिखे हुए आई लव यू पर गिरी थी। उसकी ज़ात की तरह फूल भी बिखर गए थे। उसको लगा था कि उसका दिल टुकड़ों में हो गया है। उसे अपने गाल पर गरम गरम आंसू लगने से दर्द महसूस हो रहा था। कायान का हाथ उसके नाजुक गाल पर छप गया था। ऐन मेरा बच्चा, आइंदा तुमने मरने की बात की तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। कायान की कही गई बात उसके कानों में पड़ी। तुम मर जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो चीखती वहाँ फूलों को और बिखेरने लगी और फूट फूट कर रो दी। जब रोकर थक गई और अपने सुस्त कदम लेती अपने कमरे में चली गई। कितना कुछ सोचा था उसने कि उसका आन उसके ख्वाब नहीं तोड़ेगा, उसका दिल नहीं तोड़ेगा, लेकिन ये सब क्या हो गया। मैं कल किरण से निकाह करूँगा। कयान की आवाज़ उसके कान में पड़ी थी। आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। सिसकियाँ हिचकियों में बदल गई थी। वो रोती रही यहाँ तक कि वो बेहोश हो गई। कायान अपने कमरे में सर हाथों में थामे बेड पर बैठा था। ये सब क्यों ऐन? तुमने ऐसा सोचा भी क्यों? कायान का सर दर्द से फटने लगा। फिर वो अपना हाथ देखने लगा जिस हाथ से उसने अपने बच्चे को थप्पड़ मारा था। ये सब क्यों? वो रो रहा था आज, जैसे उसने अपने बच्चे की तरह पाला, अपनी बहन की तरह। उसने उसकी आंखों में आंसू लाए थे। वो जल्दी से उठकर नायला के कमरे में गया। ममा। नायला ने सर उठाकर देखा तो कायान की सुर्ख आंखें देखकर घबरा गई। क्या हुआ कायान, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ममा, मुझे कल किरण से मंगनी नहीं, निकाह करना है। और सपाट लहजे में बोलता नायला के दिल को डुबा गया था। लेकिन क्या हो गया है इतनी जल्दी बेटा, क्यों? ममा, आपको टाइम चाहिए था ना, तो एक दिन का ले लें, कल नहीं तो परसों मेरा किरण के साथ निकाह होगा। वो बिना कुछ बोले कमरे से चला गया। गुजरते हुए इसकी नज़र ऐन के कमरे के बंद दरवाजे पर पड़ी। उसकी आंखें फिर से सपाट हो गई थी। आन, आप कितने अच्छे हैं ना, अपनी ऐन से प्यार करते हैं। ऐन की मुस्कुराती आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसकी आंखों में नमी जमा होने लगी थी। उसके दिल को कुछ होने लगा था। जिस दिन आप मुझसे नाराज़ हो गए उस दिन मैं मर जाऊँगी। एक दफ़ा फिर ऐन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। कायान का दिल डूबने लगा। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा उसके पास। उसने मेरा यकीन तोड़ा है। लेकिन वो कब अपने बच्चे को ऐसा छोड़ सकता था? वो जानता था वो दर्द में होगी। उसने उसे थप्पड़ मारा था, जिसने उसे कभी डांटा तक नहीं था। ऐन, दरवाज़ा खोलो, वो अपना गुस्सा ज़ब्त करते बोला। लेकिन ऐन तो बेहोश पड़ी थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐन, मैंने कहा दरवाज़ा खोलो। इस दफ़ा कायान ने नरम लहजा रख कर बोला। लेकिन ऐन ने कोई जवाब नहीं दिया। आन, मैं मर जाऊँगी। मर जाओ। उसे अपने अल्फाज याद आए तो वो जल्दी से नायला के कमरे में भागा। वहाँ ऐन के कमरे की चाबी लेकर दरवाज़ा खोला। नायला भी परेशान होती कायान के पीछे आई। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने ही ऐन ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। नायला की तो चीख निकली थी। ऐन, मेरे बच्चे। कायान जल्दी से उसके गाल थपथपाते बोला।
क्या हुआ मेरी बच्ची को? नायला ने कायान से पूछा। पानी लाओ। नायला ने जल्दी से नौकरानी को आवाज़ दी जो पानी लेकर आई थी। उसे हॉस्पिटल लेकर चलो। कायान, मेरी बच्ची को पता नहीं क्या हो गया है। थोड़ी देर पहले तो इतनी खुश थी। कायान ऐन की हालत देखता बेहद परेशान था। वो भूल गया था कि ऐन ने क्या किया है। इस वक्त उसे बस अपने बच्चे की परवाह थी, जिसे एक माँ को सिर्फ अपने बच्चे की परवाह होती है। उसकी सारी गलतियाँ भुलाए वो अपने बच्चे के लिए परेशान था। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर जल्दी से ऐन को अंदर ले गए। कहा, ऐन बेटा क्या हुआ है? ऐन को ऐसे कैसे बेहोश हो गई? कुछ टाइम पहले तो वो ठीक थी। मम्मा वो, फिर कायान बताता गया और नायला को लगा ज़मीन फट जाएगी और उसने समा जाना है। मतलब उसका शक ठीक निकला। नायला तो साकत बैठी थी, जबकि कायान सुर्ख आंखों से सर झुकाए बैठा था। मम्मा ये मैंने क्या कर दिया? मैंने ऐन पर हाथ उठाया। जिन हाथों से मैंने उसे खिलाया पिलाया, उसे प्यार किया, ये सब मैंने क्या कर दिया? वो बच्चों की तरह रोने लगा था। कायान बेटा, नायला की आंखों से मुतवातर आंसू गिर रहे थे। मम्मा मैं कैसे? उसने क्यों किया? वो तो मेरी बहनों जैसी थी ना। मम्मा ये सब उसके ज़हन का फितूर है। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोला, अब जल्द से जल्द किरण के घर वालों से बात करें। परसों ही हमारा निकाह होगा। फिर से बेतासुर लहजे में बोला। पर बेटा ऐन, नायला ने कुछ कहना चाहा। मम्मा कैसे उससे शादी कर सकता हूँ जिसे मैंने अपना बच्चा कहा हो? किरण से शादी हो जाएगी तो वो खुद ही संभल जाएगी। नायला ने बेबसी से कायान की तरफ देखा। आपके पेशेंट को होश आ चुका है। उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। अच्छा हुआ कि आप जल्दी से हॉस्पिटल ले आए हैं, वरना ज़्यादा नुकसान हो जाता। डॉक्टर ये कहकर चला गया। कायान उठकर अंदर चला गया, जहाँ 6 घंटों में उसकी ऐन बीमारों जैसी हो गई थी। रंग बिल्कुल जर्द हो गया था। ऐन मेरे बच्चे। कायान ने उसके सर पर हाथ रखा तो उसका माथा बुखार से तप रहा था। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हाथ उठाया। लेकिन ऐन होश में आने का बावजूद नाराज़गी से उसकी आंखें बंद किए बैठी थी। प्लीज़ ऐन, मैं जानता हूँ तुम होश में हो। एक दफ़ा आंखें खोलो। देखो अपनी आन को माफ़ कर दो। कायान ने नम आंखों से ऐन की खुली ऐन की तरफ देखा। ऐन ने आंखें खोली। कई आंसू ऐन की आंखों से निकले। जाइए आप यहाँ से कायान, वो सख्ती से बोली। कायान ने पहली दफ़ा उसके मुंह से आन की जगह कायान सुनकर धिचका लगा था उसे। यानी वो इससे इतनी नाराज़ थी कि अपना ही नाम अपना ही दिया गया नाम पर उसे नहीं बुला रही थी। तुम अब अपने आन से ऐसे बात करोगी ऐन? लेकिन ऐन कुछ ना बोली। इतने में नायला आ गई। मेरी बच्ची। नायला ने आकर ऐन का माथा चूमा। खाला, कायान से कहिए यहाँ से चले जाएं। वो मुंह मोड़े ही नायला से कहने लगी, मेरे बच्चे प्लीज़ माफ़ कर दो, जाइए यहाँ से। वो चीखने लगी। नायला ने कायान को इशारा किया तो कायान एक बेबस नज़र डालता वहाँ से चला गया। मेरे बच्चे ये सब क्यों किया तुमने? नायला बेबसी से ऐन को देखने लगी और उससे पूछ रही थी। खाला, मैं तो आन से मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन उन्होंने मुझे पहली दफ़ा थप्पड़ मारा है। यहाँ देखे दर्द हो रहा है। वो मासूम बच्चों की तरह नायला को कायान की शिकायत लगा रही थी। वो रोने लगी। वो बाहर खड़ा कायान ज़ब्त से आंखें मीच गया। वो बार बार अपने हाथ को दिखा रही थी जिससे उसने पहली दफ़ा अपने बच्चे पर हाथ उठाया। उसे आंखें बंद करके अपनी कुर्सी पर टेक लगा दिया और अब कैसे सब ठीक करेगा, लेकिन जो ऐन चाहती थी वो नहीं कर सकता था। उसे बहनों की तरह अजीज़ थी और किरण से प्यार करता था। उसे अब जल्द ही किरण से शादी करनी थी ताकि वो ऐन के दिल से अपने ख़यालात निकाल सके। वो सोचता था कि वो बस अटैच है इसलिए ऐसा कह रही है, लेकिन ये सिर्फ़ उसकी खामख़याली थी। वो नहीं जानता था कि उसका ये कदम ऐन की बर्बादी की तरफ ले जाएगा। ऐन घर आ चुकी थी, लेकिन ऐन कायान से बात नहीं कर रही थी। मैं कहती थी कायान से अपनी आदत मत डालो। देखो ये क्या हो गया है, उसकी हालत देखो क्या हो गई है। लेकिन मामा, मैंने तो उसे बहनों वाला प्यार दिया बचपन से, फिर उसके दिमाग में ये बात आई ही क्यों? मैं उसे दोबारा से प्यार से समझाऊंगा। उसकी हालत देखकर लगता है उसे समझ जाएगी वो। नायला ने कियान को कहा। वो मेरी बात समझेगी मामा, उसे समझना पड़ेगा। तुम अब भी किरण से शादी करोगे ऐन? ऐन से भी तो कर सकते हो। मामा ये आप क्या कह रही हैं? वो मुझसे 8 साल छोटी है। वो मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं कैसे? कायान सर हाथों में लिए बैठ गया। लेकिन बेटा, शादी जब हो जाएगी तुम्हारी, इससे फिर वो मैच्योर हो जाएगी, उसका बचपना ख़त्म हो जाएगा। मामा मैं बचपन से ही उसे अपनी छोटी बहन समझा, अब उससे मैं शादी नहीं कर सकता। या कायान कब से आंखें मीचते बोला। फिर ठीक है, तुम जानो और तुम्हारा काम, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। वो कायान को अकेला छोड़कर कमरे से चली गई। नायला ने किरण के घर वालों को कोई मसला बताकर मंगनी का दिन रुकवा दिया था।
किरण ने भी वजह पूछी थी, लेकिन कायान ने बहाना बना दिया। वो लोग भी चुप कर गए थे। 1 हफ्ता होने को था। एन ने कायान से बात नहीं की थी। कायान ने कितनी ही दफ़ा बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं करती थी। मम्मा, आप लोग किरण के घर वालों से बात करें, 2 दिन बाद निकाह का दिन रखवा लें। नायला का दिल धक रह गया। वो पीछे खड़ी एन, जो काफ़ी दिनों बाद बाहर आई थी, ये बात सुनकर सकते में चली गई। कायान ने नायला की नज़रों के ताक़ुब में देखा तो पीछे एन को देखकर खुश हुआ। एन, मेरे बच्चे। उसने एन की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन एन 2 कदम पीछे लिए और हाथ से उसे रोक दिया। एन, देखो, मैं किरण से मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करूँगा। कायान ने सोच लिया था कि वो अपने तरीके से एन को समझाएगा। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता एन, लेकिन आपने कहा था आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। वो भराई आवाज़ में बोली। मैंने बहनों वाली मोहब्बत कहा था, लेकिन मैं आपको उस किरण का होता हुआ नहीं देख सकती। वो बेबसी से बोली थी। मैं अब 2 दिन बाद किरण से निकाह करूँगा। आप ऐसा नहीं करेंगे आन, आप मेरे हैं, मैं किरण को मार दूँगी। वो गुस्से से चीखी। काया ने हैरत से उसे देखा। वो ज़िद में इतनी आगे बढ़ जाएगी। वो किरण को मारने की बात कर रही है। मुझे आपसे मोहब्बत है आन, और मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। एन ने 1 दफ़ा फिर कोशिश की, लेकिन काया ने अपना हाथ छुड़वा दिया। लेकिन मुझे नहीं है। वो लब मीच कर वहाँ से चला गया। हाल, किसने तुम्हारा ये हाल किया असगर? किंग ने असगर की हालत देखी तो पूछने लगा। किंग, वो शख्स दर्द से तड़प रहा था। एवल मॉन्स्टर, बहुत चालाक हो तुम लोग, लेकिन मुझ तक पहुंच नहीं पाओगे। आहिस्ता आहिस्ता तुम लोग मेरे बंदों को मार रहे हो, लेकिन मुझ तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। क्योंकि एक आग से लगा कट मज़ीद उसे खौफनाक बना रहा था। तुम लोगों से जल्द मुलाकात होगी, बहुत जल्द। बस कुछ देर इंतज़ार। उसने इस शख्स को जाने को कहा। वो शख्स चला गया। पीछे किंग सोचों में गुम था। माला पानी की प्यास की वजह से उठी थी। नींद में डूबी नीली आंखें किसी को भी अपने शहर में जकड़ सकती थी। रात के इस पहर ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले अपने भालू से मिलना चाहता था, इसलिए वो उसके कमरे में मौजूद था। माला पानी का जग लिए वापस आई तो सामने फिर से जाओ यार को बैठा देखते चीखी। इससे पहले कि उसके मुंह पर हाथ रखता, माला को बेड फिर गिराकर उसके ऊपर आया। नीली आंखें ग्रीन आंखों से टकराई। मेरे भालू मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसके खौफ की परवाह किए बगैर उसकी आंखों पर हाथ रखे, उसके मुंह पर हाथ जमाए पूछने लगा। हल्की सी रोशनी, माला का चेहरा दमक रहा था। खौफ से वो कांप रही थी। जाओ यार की मर्दाना खुशबू उसकी नाक से टकराई, उसे खौफ में मुब्तला कर रही थी। उसने उसके हाथ पीछे करने चाहे, जिससे जाओ यार हाथ पीछे करता मुस्कुराया था। ये पानी लेने गई थी। बहुत सब्र आजमा रही हो मेरे भालू, और अब जल्द कुछ करना पड़ेगा। उसके कान की लो पर झुकता हुआ बोला, जिससे माला जी जान से कांपी थी। जाओ यार प्लीज़। अपने नाजुक हाथों से वो उसे पीछे करती रूहान सा हुई। मैं आज ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। वहाँ से आते ही तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे बाप के सामने अपने पास ले आऊँगा। उसकी गर्दन पर गोलाई में अपनी उंगलियाँ चलाने लगा। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, वो बेबसी से बोल रही थी। अभी तो उसने अपने जावी का मॉन्स्टर रूप नहीं देखा था। अगर देख लेती तो कभी ये ना कहती। हाँ, ना 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 डार्लिंग, इसका इख्तियार तुम्हारे पास नहीं है। सिर्फ मेरे और अपने बाप को बता देना। मेरे पास है और अपने बाप को बता देना मैं आऊँगा बहुत जल्द और तुमको ले जाऊँगा, क्योंकि तुम मेरी हो बचपन से। तुम मेरी हो, अमानत हो तुम मेरी, और जो मेरी अमानत होती है वो मेरे पास ही आती है। आई समझ? क्योंकि अब मैं नहीं डरता तुम्हारे बाप से। जाओ यार माजी को सोचते आंखें सुर्ख हुई थी उसकी। उसे बेड पर धक्का देते खिड़की की तरफ चला गया और इस दफ़ा फिर से मुड़ा था। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ जाओ यार की। ये कहते वो खिड़की से कूद गया। एवल और मॉन्स्टर ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल गए। किंग को तो करोड़ों का नुकसान पहुंचाने वाले थे, जिससे किंग को आग लगने वाली थी। अमान को आज चंदा से भी मिलने जाना था। वो बगैर गन लिए एक आम इंसान बनकर फिर से हीरा मंडी पहुंच चुका था। उसका बस नहीं चढ़ रहा था कि वो जल्दी से चंदा के पास पहुंच जाए। वो अंदर गया जहां कई लड़कियां उसके सामने आई थी, लेकिन वो सबको इग्नोर करता सामने बैठी कंगना बाई के पास जा पहुंचा, जो आज भी साड़ी में मौजूद, जिससे उसका पेट नज़र आ रहा था। वो मुँह में पान लिए वो लड़की को डांस सिखा रही थी। वो अंदर गया जहाँ कई लड़कियाँ उसके सामने आई थी, लेकिन वो सबको इग्नोर करता सामने बैठी कंगना बाई के पास जा पहुंचा, जो आज भी साड़ी में मौजूद थी, जिससे उसका पेट न... मैं कंगना, मैं यहाँ चंदा से मिलने आया हूँ। देख
लड़के, चंदा किसी के साथ रात नहीं गुजारती, ये उसका अपना असूल है। वो तो लगता तो वैसे तो तू लगता तो शरीफ ज़ादा है, यहाँ मुँह मारने आया है। मैं तुझे कोई और आइटम देती हूँ। नहीं, मुझे किसी और को नहीं देखना, मैं चंदा से सिर्फ मिलूँगा, उसके साथ रात नहीं गुजारनी। जा बाबू जा, वो किसी से नहीं मिलेगी। वो सब लड़कियां रुककर इस खूबरू नौजवान को देख रही थी जो चंदा से मिलने आया था। मैं उसे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। अरे बाबू, क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है? देखें, मुझे चंदा से मिलने दे, मुझे बस उन्हें देखना है। कंगना को अगर थोड़ा सा भी यकीन होता कि वो इस वक्त कराची के गैंगस्टर से इस तरीके से बात कर रही है तो कभी भी उसके सामने मुंह ना खोलती। अमान भी अपनी पिस्टल घर रख कर आया था। अभी वो चंदा को अपना रूप नहीं दिखाना चाहता था। चंदा भी इतने शोर से कमरे की खिड़की से बाहर देखने लगी। लगता है ऐसे नहीं मानेगा, गार्ड को बुलाना पड़ेगा। कंगना, मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूँ, आप मुझे अभी जानती नहीं है मैं कौन हूँ। अमान को भी गुस्सा आया था। मैं जानना भी नहीं चाहती, तू जा यहाँ से। अमान की अचानक नज़र ऊपर उठी। वो चंदा जो खिड़की पर खड़ी अमान को देख रही थी। अमान की काली आंखें चंदा को हेज़ल ग्रे आंखों से टकराई और अमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, जिससे जैसे दिल में सुकून आ गया हो। चंदा ने नफ़रत से मुंह मोड़ लिया। वो समझती थी कि दुनिया का हर शख्स हवस का बेचारी है। उसे मुंह मोड़े देख अमान जाने के लिए पलटा, लेकिन रुक गया। कंगना, मैं दोबारा आऊँगा, अगली दफ़ा तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। अमान ये कहकर चला गया। कंगना ने कंगना ने कंगना ने उसे देखा। खाली हाथ आ जाते हैं मिलने, चंदा तो कभी ना मिले तुझसे। वो दोबारा से वो पान खाने लगी। भारी हाथ उसके नाजुक जिस्म को छू रहा था। इतनी सख्त उंगलियां उसके बालों में फंसाकर उसे थप्पड़ मारा था। वाह भाई भाई मामा, ओह भाई भाई मामा बचाओ, उसने मार दिया बचाओ। उसकी चीखों का इजाफा उस आदमी का खौफनाक कहकहा सुनते इजाफा हुआ था। वो हाथ पैर मारते अपने आप को बचाने लगी। भाई भाई। अमान वापस आया तो उसे लहराब के कमरे से चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो जल्द लहराब के रूम में भागा। मेरा बच्चा, लहराब होश में आओ, वो मार देगा भाई, उसने मार दिया। लहराब अभी भी चीख रही थी। अमान ने उसे झंझोड़ा। लहराब होश में आओ भाई। वो एकदम चीख मारती होश में आई और अपने सामने अपने भाई को देखती उसके गले लग गई। बड़ी, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो वो बैड अंकल। लहराब, उससे बोलना मुश्किल हो रहा था। मेरी गुड़िया बस। उसके बालों में आराम से उंगलियां फेरने लगा, जिससे काफ़ी देर बाद लहराब पुरसुकून होने लगी। वो फिर उसे नाश्ता करवा कर तैयार करता हॉस्पिटल के लिए निकल गया। इवल और मॉन्स्टर भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके थे और उन्हें बस उस आदमी अरफान तक पहुंचना था। रात के वक्त क्लब में इस वक्त अंदर का माहौल बेहद गंदा था। जवान लड़के लड़कियां झूमते मदहोश एक दूसरे की बाहों में गुम थे। एवर और मॉन्स्टर अंदर दाखिल हुए। यकीन था कि अरफान यहाँ ही होगा। मॉन्स्टर, तुम इधर जाओ, ध्यान रखना कि वो आज हमारे हाथ से निकल ना जाए। मॉन्स्टर ने हाँ में सर हिलाया और एक तरफ चला गया। एवर इधर उधर अरफान को तलाश करने लगी। अरफान एक लड़की की कमर में हाथ डाले एक कमरे की तरफ जाता दिखाई दिया एवल को। एवल के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई। एवल ने शराब का गिलास उठाया और अरफान के पास चली गई। एवल जो लाल रंग की मैक्सी पहने बेहद खूबसूरत लग रही थी। अरफान की तो एवल को देखकर लाल टपकने लगी। वो इस लड़की को छोड़कर एवल का हाथ पकड़ने लगा। अरे अरे डार्लिंग, एवल ने जल्दी से हाथ पीछे कर लिया। इतनी भी क्या जल्दी है? इरफान, मेरे साथ आओ। वो नशे में मदहोश एवल के पीछे चला गया। इरफान को गाड़ी में बिठाती मॉन्स्टर को कॉल करती प्लान कामयाब होने का कह चुकी थी और इरफान को दर्दनाक मौत देना चाहती थी। वहाँ के घर के बेसमेंट में पहुँचते ही नशे में धुत इरफान को इन्होंने फेंका था। इरफान का नशा ये अंधेरा कमरा देखते ही बक्स से उठ गया। इवर और मॉन्स्टर अपनी अपनी सर्द आंखों उस पर गाड़े हुए थे। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए? जो लड़कियाँ तुम अमेरिका स्मगलिंग करने आए हो, कहाँ है वो? इवल अपना चाकू निकाले उस पर झुकी थी। हाँ, तुम्हें क्या लगा इतनी जल्दी तुम लोगों को बता दूंगा? तुम्हें तो ये तुम लोगों की भूल है। मॉन्स्टर ने आगे बढ़कर उसका जबड़े पर जोरदार मुक्का मारा। उसके मुंह से खून निकलने लगा। ना, लड़कियां तो हम ढूंढ लेंगे, तेरी बुरी हालत कर देंगे। मॉन्स्टर उसे पकड़ कुर्सी पर बिठाया और उसे बांध दिया। इवल ने नीचे झुककर जोर से उसके हाथ पकड़ चाकू मारा और उसका हाथ कट कर नीचे गिरा। इरफान की चीखें पूरे कमरे में गूंजी थी। बताओ वरना तड़पा तड़पा कर मारूंगी। नहीं बताऊंगा। इवल, मार दे उसे, हम ढूंढ लेंगे लड़कियां, हमारे लोग ढूंढ रहे ना आएगा। तो फिर यही इतनी आसान मौत देना इवल के असूल के खिलाफ होगा। इवल ने मॉन्स्टर की तरफ शैतानी मुस्कुराहट से देखा। इवल ने दूसरा हाथ पकड़ा और वो भी काट दिया। दोबारा से इरफान की चीखें बेसमेंट में गूंजने लगी थी।
तुम्हारा बाकी बाकी काम तुम्हारा है मॉन्स्टर। मॉन्स्टर आगे बढ़ा, एक दफ़ा फिर बोला, बताओ लड़कियां कहाँ हैं? नहीं बताऊंगा। ये सुनना था कि मॉन्स्टर गुस्से में आता अपने चाकू से कई बार उसके सीने पर कर गया। खून के फवारे निकले, सीना चीरता उसका दिल निकाल कर एवल पुरसकून से मौत का मंजर देख रही थी। उसका ये सर भी काटो, वो किंग को बेच दो। मॉन्स्टर के कपड़े खून से रंगे हुए थे। मॉन्स्टर ने अपने आदमियों को इशारा किया जो कमरे के बाहर खड़े थे। वो अंदर आए तो उसका सर, बाजू, हाथ, दिल एक में पैक कर किंग तक पहुंचा बंदोबस्त करने कि अब और पेगा। एवल तड़पने मॉन्स्टर इसी में मत है। एवल मुस्कुराते कमरे चली। एवल अब लड़कियों कहाँ से ढूंढे? मॉन्स्टर अगर लड़कियां ना मिली तो इतनी पुरसुक अगर लड़कियां ना मिली तो इतनी पुरसुकून ना होती। मतलब? मॉन्स्टर हैरानी बोला, लड़कियां मिल गईं। जब मैं पाकी थी तब तक ने बंदे इस गैंग में शामिल किए और लड़कों मैंने बाजियाबा लिया था। इवल मुझे तो बता होता, डॉक्टर ने गुस्से में कहा। क्यों? तुमने क्या लेना था? इवल ने रूज खाकर पूछा। तुम्हारी हेल्प कर देता है इवल। हाँ बहुत क्यों मॉन्स्टर, लेकिन तुम अब मिशन पर ध्यान, तुम्हारे सुसर कर भी आने वाला है। एक आंख उसको आंख मारने से ली गई। उन्हें पान वापस जाना। इमाम अरब को लिए होटल आ गया। बड़ी हम क्या करने आए? वो बात खुला छोड़े, रंग की कुर्ती और फेद शलवार में दुपट्टा डाले एक हिंद शीजा लगी थी जो किसी भी मर्द की ख्वाब हो सकती थी। मेरी गुड़िया, यहाँ तुम्हारा इलाज करवाएंगे ताकि जल्द से ठीक जाओ। बट ब्रो आई एम ऑल राइट। चेहरे पर गुस्से का असरात सजा दहाई मुझसे से गोया हुई। ये देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे चोट नहीं लगी। लहरा से खड़ी होती कर खुद को देवे बोली, जी जी मेरी बिया छोटी सी बिल्कुल ठीक है। अमान होता लहरा आँख दबाते उसे हसार में लेती जगह पर बरान हुआ। तो यहाँ चेकअप आने आए हैं? नो ना कि इनको हर चीज़ बात डॉक्टर से आना चाहिए। ईमान ने से उसके हाथ संवारते इस्तफा किया। लहराब जो टुकर टुकर आंखें खोले उसे देख रही, फौरन इसमें सर हिलाया। कमान की तेज के ऊपर सर गई थी और अपनी बड़ी की पर लपैक कहने से उसका फिर बस फिर ऐसे लिए इसीलिए हम आए हैं। अम्मा के गाल खींच, बड़ी मुझे इंजेक्शन लगवाना। आई एम स्कर्ड। लहराब को एक नई फिक्र लहा हुई। भाई कोई मेरी हाथ तो लगे, देखना मैं डिशन कर दूंगा। लहराब खिलकर हंस पड़ी। पिंक प्रॉमिस। लहराब ने हाथ की छोटी उंगली अम्मा के सामने की, मुस्कुराता अपने की छोटी सी उंगली मोमी पर रखकर गया। आप डॉक्टर अंदर बुलाए हैं के आ गुड़िया अंदर हैं। लहराब का हाथ अंदर ले गया। अंदर जाते खान की नज़र सफ़ेद रंग की ओवरऑल पहन संजीदगी से फायर करते शख्स पर तो आंखें खुली गिर रह गई। अस्सलामुअलैकुम। अमान से संजीदगी से लखंगार सलाम। फिर शाह ने अपना जीदा फाइल से उठाया। सामने चेयर पर मुझे उसको देखकर लहराब में खुशी सी एक लहर फैल गई। उसके गुलाब की मात नाला अचानक ही गुराहट से ढले। सीट जो फाइल पड़ा था, सर उठा देखा तो अपने सामने लड़की को देखकर वो हैरान हुआ। वहीं गुस्सा भी आया था। आखिर पिछले दिनों से उस लड़की का सुकून बढ़कर रखा हुआ सीन याद आया जब लड़की की वजह से उसे पड़ी थी, लेकिन वो अभी यहाँ डॉक्टर था जहाँ उसे ड्यूटी करनी थी। इंच हम आवाज़ में बोली। अमा चौंका। उसने लाइफ की जाने देख जिसका खुशी से दम का हल्का गुलाब हो रहा था। काली काली आंखें, एक अनोखी सी चमक थी। आया मानक बैठिए। सफ़ीर अरमान जानिब देख सगी से बोला। इंच लहराए झटके से हाथ छुड़वाकर सीट की जानिब भाग। अगले ही सफ़ीर उसको तेज अपने करीब आकर बुखला खड़ा हुआ। लहराए उसके सबसे पहले ही कमर के गिर्द बाल पेटे उसे टाइटली हक गई। सफ़ीर घबरा कर गया। ईमान खुद हक्का खड़ा था। वो जल्दी आगे बढ़ा। लहराए को सफ़ीर से आगे कुर्सी पर बैठा। यहाँ तो हम डॉक्टर साथ करते हैं ना? बड़ी बड़ी इज़ एंजल, ही सेव माय। ये एंजल है। वो अपनी खुशी चमकते चेहरे के साथ बोली। गिव मी न्यू। वो ऐसा बात करती खिलखिलाते हुए उसकी तरफ रही थी। सफ़ीर का सुर्ख पड़ गया। वो बता रही थी कि वो नाइस है, लेकिन सफ़ीर उसको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं। आज उसे समझ आया तो लड़की खुदकुशी नहीं गई थी। अब वो लहराब का केस रीड कर रहा था। सफ़ीर आई एम सॉरी। उसने लिए बहन का और बहन की ऐसा और उसके साथ वो सब तो गुस्सा आ ही गया। इट्स मिस्टर अमान, मैं सकता हूँ। बाय द वे उसमें बढ़ चुका हूँ, केस का कॉम्प्लिकेटेड। सफ़ीर संजीदा था कि लहराब के पर एंजल को मुस्कुराहट जैसे जुदी नहीं हो रही थी। अब सफ़ीर की बातों का जवाब देते साथ लहराब पर भी नजर आ रहा था जो मासूम से चमकती आंख साथ यकटक को देखती तो कभी उसके बोलने पर करा देती। अमान देख रहा कि सफ़ीर डॉक्टर के सीन डॉक्टर सफ़ीर शाह अमान अलावा पहला ऐसा था जिसे कर उसकी बहन डरी थी, जिसके पास बहन खुद गई। एंजल तक जवाब दे दिया था कि उसे इतना लगा था लहराब को। ये उसने एक नज़र अपनी बहन, एक नज़र सामने बैठे से शख्स को फिर मुस्कुरा दी। देखिए अमान, जैसे आप बता रहे हैं इस हिसाब से एडमिट करना पड़ेगा ताकि उनकी ट्रीटमेंट हो चुके। जी ज़रूर। कितने दिन के लिए? अमान हकीकत परेशान हुआ था। वो एक पल भी लहराब को बाहर नहीं चुकता था और ख़ुद वो हर लहराब के पास हॉस्पिटल भी तो नहीं सकता था। किसी गार्ड भी वो लहराब के बारे में हर भरोसा नहीं कर सकता था। कोई आइडिया नहीं है।
सब गोया हुआ, उसका इलाज मुमकिन होगा। अमान परेशानी से पूछा। सफ़ी अरब की ने कहा जो उसके टेबल सामने डॉक्टर शाह की प्लेट को पकड़े देख थी, वो अपनी जगह से उठी थी। देखिए अमान, लगता है कि दवा में या डर खौफ जैसे उसकी मेंटल कंडीशन ऐसी हुई कि वो, क्या आप बता सकते हैं? अमान ने काली आंखों से एकदम अरब को देखा जो अभी सफ़ीर के रूम की एक चीज़ किसी की तरह खुश देख रही थी। सफ़ीर सवाल पर अमान खामोश हुआ। सफ़ीर ने भगवान को खामोश और सब से सुर्ख पड़ता रहा देखा। इट्स ओके, आप हॉस्पिटल में एडमिट करने के फॉर्म वगैरह फिलते अल्लाह पर यकीन रहे। सफ़ीर उसकी क्षण समझे गोया इतना जान ही गया था। उस नाजुक के साथ यकीन दर्दनाक हाथ हुआ है। तभी वो हाल को पहुंची। क्या एडमिट करना है? अमान बेहद परेशान हुआ। आज ही उनकी ट्रीटमेंट शुरू करना है। नेक्स्ट 1 वीक बाद की प्रेस के हम कुछ टेस्ट और चीज़ पर की जाएंगी, पर वो नहीं करेगी, मेल स्टाफ से लेगी। कैसे? अमान ने अपनी पेशानी से हिलाई। सफ़ीर गहरा सांस भर एक से उठ खड़ा हुआ। अमान ने सफ़ीर देखा जो लड़ाई बढ़ गया। हे लिबारी, ने लड़ाई के खड़े होते का लड़ाई फाइल्स पर नजर एक एक फाइल हाथ से छू रही। अब सफ़ीर की जानिब तो हुई। जल सूबे से बोली। सफ़ीर के दिल एक बीट की, पर अगले पल वो एक फिर अपने खौफ से मिटा। कैन वी फ्रेंड्स? सफ़ीर ने आगे हाथ आया। पहले अपने चौंकर को देखा, फिर जल्दी हाथ उसके भाई में रखा। यस वी आर फ्रेंड्स। दमक तरह से गोया। मान खामोश ये सब देख रहा। तो क्या आप डेज अपने एंजल के पास आएंगी? सफ़ीर ने उस काटते हुए सवाल किया। जबला के चेहरे की मुस्कान सिमटी। उस्मान की जानब देख यकदम सफ़ीर हाथ से अपना हाथ आजादते हुए हमारे साथ जाकर लगी। नो, किसी की तरह अमान के साथ डर चिपकती उसने में सर हिलाते कहा, बड़ी जान, इनके पास बहुत गेम्स हैं और ये आपको स्टोरी भी आएंगे। अमान भी सफ़ीर का समझते उसको आने लगा। नो, बड़ी के साथ जहाँ है। आंसू टप टपते लड़ब की आंख टपकने गुलाबी कपाने लगी। सफ़ीर ने इन लबों को कपकपाहट दी तो एक बार इन लबों की नरम महसूस करने का दिल मचला, जैसे उसे कई गालियों से न खामोश करवा। सफ़ीर आगे बढ़ टेबल की तरह एक चॉकलेट निकाली और लड़ाई बढ़ा दी। जिसे देख लड़ा दिल बेईमान हुआ और उसने उससे लबरेज से सफ़ीर की देखा, हाथ बढ़ाकर चॉकलेट ना चाहा। सफ़ीर ने अपना हाथ पीछे खींचा। अब हैरानी से देखने लगी। अगले ही पल मुंह फूल चुका। उसे बेचारा मुंह फैलाए सफ़ीर ने उसको जबत की और मुस्के चक्रों का चेहरा सुर चुका था। बड़ी, ये दा एंजल है, मुझे चॉकलेट नहीं दे रहा। डिशुम करे ना इसको। क्यों नाराज़ है अपनी से? और उसकी फैली सांस रुकेगी। एंजल उसे रोज और चॉकलेट कैंडीज देगा। सफ़ीर ने बड़ाकी से पत्ता फेंका जिसे वह मासूम समझ ना पाई। ओके, मैं रुकी, लेकिन बड़ी भी रुकेंगे ना? मेरा दराबान का हाथ पकड़। लेकिन बुआ, मेरी को पता है ना काम करना है। यस बट सफ़ीर की निगाह भटक भटक अरब के लबों भटक रही थी। सफ़ीर का खुश्क होने लगा। सफ़ीर क्या हो गया है? वो तुम्हारी पिंड है। सफ़ीर अपने दिल उबते हुए डांट पे बोला, हाय एंजल, आप मेरी एंजल ना, और मुझे ज़्यादा चॉकलेट्स देंगे। अपने दोनों फैलाए। सफ़ीर जल्दी से उससे सरापे से निगाह हटाई। बाद में सर हिला। डॉक्टर पर्सनली इसका लिखेगा और प्लीज़ मेल को इसके सामने मत दीजिएगा। अमान लहराए बाल संवारता हुआ और अब सफ़ीर से लिए वो मसरूफ़ थी। बेफिक्र रहें, मैं खुद ट्रीटूँगा। आप फाइल और दूसरी चीज़ें कर दें। सफ़ीर संजीदा गोया हुआ। हम उम्मीद रखेंगे कि मैं उम्मीद हूँ दोबारा जगाऊंगा और सुबह कुछ बंदे यहाँ के इसका ध्यान के लिए। ओके। सफ़ीर को अभी पता नहीं चला था कि इन लोगों के बीच चुका है और अमान अपने को वहाँ छोड़ चला, जबकि अब तक चॉकलेट में मसरूफ़ थी। बड़ी तरह चॉकलेट खाने के लबों पर मुंह पर भी फैल चुकी थी। सफ़ीर ने इसे नजरें हटा, इसमें वो नाकाम रहा। माजी, आन एक दफ़ा पूछ लो, उससे आन को बहुत तकलीफ होगी। मैंने सोचा ममा लोगों की बातों में ही सुन सकते, जैसे उसकी बहन बनाकर उस पर नियत हार के बीवी बना। नहीं मामा, वो मेरी बहन सी है। मेरा मुझे अभी भी बेहद प्यार है। उसकी शराब से उसकी हद, लेकिन जैसा वो सोचे वैसा नहीं हो सकता। वैसे बत नहीं दे सकती जैसी वो कह रहा। रात को ना और कया ना कराते कर रहे थे। एन आ गई। आन, आपकी किरण से शादी करें। आप सिर्फ मेरे हैं, मैं आपके साथ जाती हूँ। एन किसी तौर आन से बरदार होना चाहती थी। मैं सच नहीं हूँ आन, जिस दिन आपने शादी कर दी मर जाऊँगी। नहीं, तुम मरोगी। तुम मुझे किरण होता हुआ देखो और तुम्हारे दिमाग से ये निकल जाएगा। काया ने गुस्से से कहा, देखिए आन, आप मुझे ज़्यादा मोहब्बत वाली नहीं मिली। तुम मोहब्बत में रसूल लेंगी, इसके सिवा कुछ नहीं, और तुम सब होगी। मैं सब कुछ खो तैयार हूँ, मुझे आप चाहिए। बस कर जाओ, पागल हो गई। मैंने तो हमेशा बहन समझी, लेकिन तुमने मुझे नजरों से देखा। मुझे कभी नफरत होती है। काया अल्फाज उससे मिल गया था। नफरत? आप मुझसे नफरत करेंगे? हाँ, तुम इससे ही बात करो, मैं भी करूँगा। अब तुम जल्दी ही की शादी करूँगा, कहकर चला। नायला ने किरण के घर से बात कर ली। नायला कहना था कि वो करना चाहती है, वो शादी करती है। किरण के घर वाले भी कोई एतराज़ किया और शादी की शुरू हो चुकी। 2 दिन तो, लेकिन 1 हफ्ते बाद का टाइम दिया था। काया नायला के पास कर आया था। नायला ने भी तैसे करके रिश्ता ढूंढ लिया और कायान की शादी फैसला कर चुकी।
कि वालों ने हाँ की थी। नायला बहुत थी उसके बेटे की शादी जाएगी, ये नहीं जानती एक लड़की की जिंदगी खत्म करवा देगी। अपना फोन देखकर उसने फिर इन अननोन देखकर उसके माथे वाल पड़े। इन कायान को मुरन उठाना पड़ा। अरे अरे एसपी साहब इतनी देर लगा दी मेरी खाने में, क्यों तुम कहीं की मत हो जो मैं देर नहीं लगाता। कायान चबा चबा कर, अरे एसपी साहब हम तो आप आशिक हैं, इश्क में गोडे गोडे हैं और आपकी मलका बनते हैं। आप है कि हमें पक जेल में बंद करना चाहते हैं। बकवास करो नहीं, एवल चाहती क्या हो सिर्फ को। एसपी साहब वो शरारत में बोली, मुझसे प्यार का जिंदाजाब हो गई। प्यार तो मुझसे बहुत पहले हुआ था, कोई लहजे बोली। मतलब कुछ नहीं एसपी, प्यार क्या होगा, प्यार क्या है, आपको पहली दफ़ा रातें देखा पुलिस के वर्ग में ये पत्थर एवल अब दिल दे बैठ शांति भी हो गए। मेरे हाथ आगे हमारा क्या हशरा, एक दफ़ा एक मुझे अपना ले, जो हशर करें जो मंजूर हो। वो भी कायान की तो मजाक में ही थी। वैसे एसपी साहब मुझे अपने से अच्छा है जो इस गैंग के बन के किंग से पता चाहिए। हम तो गार लोगों को है, लेकिन वो और कई गुनाहगार करता है, उसे भी ढूंढा मैं जल्द। एवं अपनी फिक्र कायान ने किया, तो बस आप फिक्र है ये साहब। कायान मंजी बकवास नहीं सुना तो कॉल बंद कर बदतमीज फाइल निकाल कर फ्रेंड की तस्वीर देने लगा। बच्चा वापस प्लीज। दूसरी तरफ बंद होते देख मुस्कुराई थी। मैं आप सच करने में मां कायान का उसने एक बंदे काल की बरू से मिली थी। नीली उसकी नीली को दर्द महरी आई। काल बनने के बाद उसकी मुस्कुराहट आई कि अब कायान का के लिए और लड़की को जिंदाश बनाना पड़ेगा। सो वो सीट आरती कल पाक जाने का प्लान लगी। माला भी यूनिवर्सिटी जल्दी उसकी टक्कर कैसे हुई। माला रेड टॉप ने ब्लैक पहने, रेड कॉलर्स गैसी बालों की ऊंची टेल की, वो कोई नी आंखों गुड़िया लग रही। सामने वाले लड़की तो हमको देखकर ही रुक गई। अंधे हैं आप तो नहीं आता, अंदर चलते रहते, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं उठाकर। माला की पटर पड़ती जुबान से वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी कि कोई सकता कि माला है जिस जाओ यार बोलती बंद हो जाए। माला तो कहकर चली। सामने खड़ा गैलानी मालिक दूर तक देखा, अपने पीछे खड़े गार्ड्स को देखी एक डिटेल देने और शैतानी आहट लिए वो गया। अरे एंजल बहुत अच्छी लैब अपने बाल छी हुई सफ़ीर आ गई थी। अच्छा तो क्यों अच्छा लगूं, क्योंकि ने उस दिन मेरी बचाई थी ना। वो मासूम बोली, आप मेरे है क्या, आप हमेशा मेरे रहेंगे ना। ये तो नहीं पता, लेकिन आज हम फ्रेंड्स में हैं। सफ़ीर अपना आगे करता से बोला, ओके एंजल हम से, तो क्या आपसे एक बात बोलूं। वो एक बोली, सब बोलो। सफ़ीर कुर्सी पर चुका था। मुझे ना भूख है। वो पेट पर हाथ मारे बोली, ओहो दोस्त को भूख है तो क्या ना है मेरी दोस्त। वो ट्रीटमेंट तैयार करवाना था, उसके साथ घुल मिले। मुझे ना पिज़्ज़ा बर्गर यानी को आइस खानी है। वो मस्त से बोली। सफ़ीर कर गई, इतना कुछ छोटी सी मेरी फ्रेंड खा ली। हाँ एंजल मैं सब उसने पिज़्ज़ा और मंगवा अरे मैं आइसक्रीम अरेंज की कि लारा बच्चों खा रही थी और उसे देख देख कर आ रहा था। लारा खाते खाते वहाँ सो गई कुर्सी से टेक, अगर उसे पता ही चला। उसे अपने बाजू में उठाया, हॉस्पिटल में ले जा दिया और फिर को कुछ ऐसा एहसास हुआ। वो 20 साल लड़की का वजन है जैसे फूल। उसकी टाइम खत्म हो रहा था, उसे घर था, सुला गया। हमारी बहन की परेशानी लेकिन वहाँ छोड़ा। उसने पूरी पड़ताल करके हाल में एडमिट करा उसे। उससे अब डेविल मॉन्स्टर आने का इंतजार था। मुसलसल के बारे में ही रहा था कि वो मिलने जाएगा। माजी ये ले आन, चाय पी लें, मैं बना कर लाई हूँ। आपको मेरे हाथ की चाय पसंद है ना। वो मुस्नई मुस्कुराहट लिए बोली, वरना उसकी मुस्कुराहट तो कब की रूठ चुकी थी। मुझे नहीं पीनी तुम्हारे हाथ की चाय। वो ज़रा सख्ती से बोला और नर्म लहजे में बात करके आन को दोबारा से कोई उम्मीद नहीं दिलाना चाहता था। मैंने कहा आन आप पिए, तुम बैठो मैं चला जाता हूँ। इतने में ऐन ने कायान का हाथ पकड़ा, मुझसे 2 घड़ी बात कर लें। लेकिन कायान ने ऐन का हाथ झटका, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है तुम्हारे साथ बात करने का। उसका हाथ और साथ ही उसके दोनों हाथ झटक कर वो जा चुका था। देखना जिस दिन आपसे दूर हो जाऊंगी ना, आप ढूंढेंगे मुझे, मैं नहीं मिलूंगी। दूर कहीं जाते हुए कायान को ऐन की आवाज़ सुनाई दी। वो इग्नोर करता चला गया। अगले दिन ऐन ने नाश्ता ना करने आई तो नायला ने ऊपर जाकर देखा, ऐन को बहुत तेज़ बुखार हो रहा था। नायला ने कायान को बताया। वो जल्दी से ऐन के रूम में गया। आन मुझे बुखार है, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। कायान ने अबरूज काटकर इस ड्रामेबाज को देखा। मम्मा हल्का सा बुखार है, मेडिसिन दे दें ठीक हो जाएगी, आप मेरे पास बैठ जाइए ना। ऐन ने आंखों में आंसू ले कायान से कहा। ऐन को देख नायला को दुख हुआ था। ऐन की ऐसी हालत देखकर वो कैसे हंसती। मुस्कुराती ज़िंदगी से भरपूर लड़की क्या रोग लगा बैठी है। अब तो ये घर सूना सूना हो गया था। कायान पता नहीं ना चाहते हुए भी वहाँ बैठ गया। नायला को नाश्ता लाने का कहा तो नायला चली गई। ऐन ने अपना सर उठाकर कायान की गोद में सर रखा और आंखें मूंद कर कायान की नज़रें इसके मासूम से चेहरे पर पड़ गई थी। न जाने क्यों कायान का दिल भी ज़ोरों से धड़का। उसका दिल कर रहा था वो ऐन के लंबे बालों में उंगलियां चलाए, वो ऐन को सुकून पहुँचाए। लेकिन वो रुक गया, वो डर गया। वो जल्द से बस दूर होना चाहता था। उसका दिल बागी नहीं होना चाहता था।
वो नहीं जानता था क्यों, लेकिन उसे खौफ होने लगा था कि कहीं ऐन की कोई बातें सच ना हो जाएं। नायला नाश्ता लेकर आ गई थी। उसने ऐन को नाश्ता करवा दिया, जबकि ऐन कायान के हाथों से नाश्ता करती बार बार नम आंखों से कायान को देख रही थी। आन प्लीज़ मुझसे मोहब्बत है ना। वो रोने लगी थी, मुझे खुद से दूर ना करें। कायान का उसे देख दिल बेचैन होने लगा था। मैं तुमसे वैसी मोहब्बत नहीं कर सकूँगा ऐन, वो सख्ती से बोला। आन, मैं कह रही हूँ आप सिर्फ मेरे हैं, मैं आपको किसी और का होने नहीं दूंगी। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, तुम्हारी ये गलतफहमी मैं जल्द ही दूर कर दूंगा। किरण से शादी करके वो ये कहकर चला गया और ऐन वहाँ बैठे रोने लगी। उसने इरादा कर लिया था, अगर कायान किरण से शादी करेगा तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी और अपनी आन को किसी और के साथ नहीं देख सकेंगी। नहीं, मैं अब और नहीं रहूँगी यहाँ। नहीं आन, आपके सामने बार बार अपनी मोहब्बत की तस्लीम नहीं करवाऊँगी। वो ये कहते फिर से रो पड़ी। मोहब्बत में कहाँ हिम्मत होती है कि वो अपने महबूब को किसी और का होता देख बर्दाश्त कर सके। ऐन के अंदर ही अंदर तूफान उठने लगे और शादी के 2 दिन रह गए थे। वो क्या करेगी, कैसे करेगी, उसे समझ नहीं आ रही थी। 2 दिन कैसे गुजरे पता नहीं चला और अब कायान से बात नहीं कर रही थी, खामोश हो गई थी। तैयारियां मुकम्मल थी, आज कायान ने किसी और का हो जाना था। किरण भी बहुत खुश थी कि उसकी शादी कायान से हो रही है। वो भी प्यार करती थी, लेकिन इतना नहीं। वो सिर्फ उसके पीछे दौलत की वजह से पूरे घर में राज करना चाहती थी। और आज कायान ने सफ़ेद कलर की शेरवानी पहनी थी, लेकिन आंखें उदास थी। नाला भी उदास थी। जब इस शादी से कोई खुश ही ना था, फिर कैसी शादी, कैसी खुशियाँ। लेकिन कायान को अभी ये बात समझ नहीं आ रही थी। ऐन तैयार हुई थी। उसने सफ़ेद कलर का फ़्रॉक पहना था, माथे पर बिंदिया लगाई थी, आंखों में काजल लगाया और बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन आंखों में वही उदासी, वही नमी। बारात का वक्त होने वाला था। वो उठकर कायान के कमरे में गई। कायान ने उसे देखा, जिसकी आंखों में उदासी थी, जो कायान को अच्छी नहीं लग रही थी। वो तो उसे हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती थी। कायान के दिल में अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर चिड़ियाँ चलने लगी, लेकिन वो अपना दिल मजबूत करता उसके पास गया। ऐन, मेरी बात सुनो। ऐन ने नम आंखों से कायान को देखा। मुझे माफ़ कर दो ऐन, मैंने तुम्हें मारा, तुम पर गुस्सा किया। आपको क्या फ़र्क पड़ता है कायान काज़मी। वो मुस्कुराई थी। उसकी मुस्कुराहट में छुपा दुख। कायान बेचैन हुआ था। अब मेरे साथ ये 20 मिनट गुजारने के बाद उसने मेरी कोई ख्वाहिश नहीं होगी, क्योंकि आप किसी और के हो जाएंगे। उसकी इल्तिजा कायान के दिल पर वार कर गई थी। आन, आपको मुझ पर तरस क्यों नहीं आ रहा। ऐन सिसक पड़ी थी। उसके जाने के बाद ऐन मर जाएगी। ऐन रोते हुए कायान के सीने से लगी थी। कितनी ही देर वो उसके सीने से लगी रोती रही। फिर नायला कमरे में आई। ऐन जल्दी से पीछे हुई। कायान, बारात का टाइम हो गया है। ऐन ने कायान को रास्ता दिया और कायान को जी भर कर देखा, जिसे आज आखिरी बार देख रही हो। आन, मुझे माफ़ कर दे। आइंदा मैं आपको तंग नहीं करूँगी, कभी नहीं। खाला, आप भी माफ़ कर दे। नायला ने रोते हुए ऐन को सीने से लगाया और ऐन के तो आंसू थम गए थे। कायान गाड़ी में बैठा था। उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन उसकी शादी किरण से हो रही है, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ ऐन की तरफ था। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, आपको मेरी तकलीफ़ नज़र क्यों नहीं आती। कायान को ऐन की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दी। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन ऐन कहीं नहीं थी। वो बारात लेकर पहुँच चुके थे। कायान किरण के सामने खुश था, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर उदास था। वो क्या करता, लोगों की बातों की वजह से अपने बच्चे को उदास कर गया था। ऐन कायान को किरण के साथ बैठा देख अपने कदम पीछे लेने लगी। कायान की नज़रें उठी और ब्राउन आंखों से निकलते आंसू कायान का दिल चीर गए थे। कायान उठने लगा था कि नायला ने पकड़कर बिठा लिया और उसे रहने दो, जाने दो, जहाँ जाएगी वो तो तुम्हें किसी और का होता नहीं देख सकेगी। बाद में उसे संभाल लेना। लेकिन कायान को आज ऐन की बागी आंखों से डर लगा था। वो चाहता तो वो ऐन को रोक सकता, वरना वो दूर चली जाएगी। बस वो गलती कर चुका था, उसने ऐन को रोका नहीं, वो जा चुकी थी। ऐन चली गई थी और कायान की आंखों के सामने बार बार ऐन की रोती हुई आंखें और ऐन की आवाज़ें। आन, आप मेरे हैं, आप मेरे हैं, ये आवाज़ें गूंजने लगी। उसका दिल बेचैन होने लगा, दम घुटने लगा था। मौलवी आ चुका था, निकाह शुरू हो चुका था। कायान ने इधर उधर देखा, लेकिन ऐन कहीं नज़र नहीं आई। कायान को किसी अनहोनी का इल्हाम हुआ था। उससे ऐन कदम बा कदम अपने से दूर होती नज़र आई। आन, मैं जा रही हूँ आपसे दूर। नम आंखें कायान को नज़र आईं। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ आन, आपके बगैर मर जाऊँगी मैं। क्या आपको कबूल है। कायान को मौलवी की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन उसे ऐन दूर जाती नज़र आई। ऐन, वो चीखा वहाँ से उठता। सब लोग हैरानगी से उसे देख रहे थे। मामा, ऐन कहाँ है। किरण ने हैरानगी से कायान को देखा। बेटा, यहीं होगी, उसे कहाँ जाना है। नहीं मम्मा, मेरी ऐन यहाँ नहीं है, वो चली गई। उसे बुलाएं, फिर से ये निकाह कराऊंगा, नायला ने गुस्से से कहा। फिर ये निकाह करूंगा। नायला ने उसे गुस्से से कायान की तरफ देखा, जो यहाँ तमाशा बना रहा था। क्या तमाशा है ये कायान, हमारा निकाह है आज, और तुम्हें अपनी बहन की पड़ी है। और किरण ने अजीब लहजे में बोला, कैसी बातें कर रही हो तुम किरण, वो मेरी बहन है। अच्छा, लेकिन तुम उसे बहन मानते हो, लेकिन वो तुम्हें अपना भाई नहीं मानती। क्या मतलब।
नायला और कायान ने सब ने किरण को हैरानगी से देखा। हाँ कायान मेरी तरफ 2 दिन पहले आई थी। उसने मुझे बताया था कि तुमसे कितना प्यार करती है और मैं शादी से इनकार कर दूँ। मुझे सुनकर धचका लगा, लेकिन ऐन ने कहा कि कायान आपसे प्यार करते हैं। वो मुझसे अपनी मोहब्बत की भीख मांग रही थी। मैं खुश थी कि चलो तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन शायद ये मेरी खुशफहमी थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। नायला ने शर्मिंदगी से किरण के और उसके घर वालों की तरफ देखा, लेकिन कायान सब बातें इग्नोर करता फिर से नायला की तरफ मुतवज्जा हुआ। मामा मेरा दिल घबरा रहा है, मेरी आंट ठीक नहीं है। वो बाहर जाने लगा तो किरण का कार्या कायान का हाथ पकड़ लिया। मुझे छोड़कर ना जाओ कायान, हमारा निकाह है आज प्लीज़। किरण मुझे लगता है कि मैं आज यहाँ रुका तो ऐन को खो दूँगा। उसे अगर उसे खोने से डरते हैं तो मुझसे शादी करने का वादा क्यों किया था? क्या ऐन से प्यार करते हो कायान? कायान का ये सुनना था कि उसके कानों से धुआं निकलने लगा। नहीं नहीं, मैं नहीं प्यार करता। उसे अपनी आवाज़ हुई खाई से आती हुई मालूम हुई। बस वो यहाँ नहीं है तो मेरा दिल घबरा रहा है। नायला ने बेबस नज़रों से कायान को देखा था। कितना समझाया था नायला ने कायान को कि ऐन को अकेला ना छोड़ो, लेकिन कायान नहीं समझा था। यहाँ तमाशा बना रहा था। अगर ऐन मिल गई तो मैं तुमसे निकाह करूँगा किरण। मुझे अभी ऐन को ढूंढने जाना है। अगर तुम्हें अपनी कज़न से प्यार था तो मुझे क्यों धोखा दिया तुमने? धोखेबाज हो तुम। दिल में अपनी इस कज़न को रखा जिसे तुम बहन समझती हो, और उसके लिए प्यार रखा और मुझसे शादी करने के लिए चले थे। किरण ने गुस्से से कहा तो कायान का चेहरा लाल धुआं हुआ। सब लोगों में बातें होने लगी थी। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम मुझसे प्यार करते हो कायान, अपने दिल से पूछो। इसलिए तो तुम्हें वो नज़र नहीं आ रही। तुम अपना निकाह छोड़कर जाने के लिए तैयार हो। नहीं नहीं, वो अपने बाल नोचता बोला। अगर तुम्हें इतनी ही अजीज़ है तो मुझे यहाँ तक क्यों लेकर आए? किरण भी दुल्हन के लिबास में चीखी सबको हैरान कर रही थी। नहीं किरण नहीं है, ऐसी ही बात है कायान काज़मी, यू आर चीटर। दिल में अपनी कज़न को रखा और शादी मुझसे की। तुम जैसे धोखेबाज शादी नहीं कर सकती मैं। किरण आंखों में आंसू लिए रोने लगी। तुम जिसके लिए हमारी शादी छोड़कर जा रहे हो, जाओ ढूंढो उसे। मेरी तरफ से तुम्हें कज़न और तुम्हारा प्यार मुबारक। किरण के घर वालों ने भी नायला की और कायान की बातें सुनी थी। घर वालों को सुनाई थी, लेकिन कायान को इन बातों की परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ ऐन की परवाह थी, और वो नायला को लेकर घर छोड़े ऐन को ढूंढने के लिए निकल गया था, और किरण वहाँ ही दुल्हन के जोड़े में बैठी रह गई।